हेलो एवरीवन। साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगी जल में घुलने वाले विटामिन्स की। तो जो पहले हम वीडियो देखी थी आप लोगों ने, उसमें मैंने वसा में घुलनशील विटामिन्स की बात की थी, उनके फंक्शंस बताए थे और कमी से होने वाले रोगों के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन्स की। तो वीडियो ज़रूर सुने, अच्छे से सुने और खूब पढ़ें, और साथ ही मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अभी तक हाँ, जिन्होंने शेयर नहीं करी है, सब्सक्राइब नहीं की है और मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, वो ज़रूर देखें, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो आज बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन्स की। कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं दो प्रकार के, एक तो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी में कोई एक विटामिन नहीं होता। विटामिन बी जो होता है वो बहुत सारे विटामिन्स के समूह से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कि 12 विटामिन्स आते हैं। इन्हें एक साथ बी कॉम्प्लेक्स समूह में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये प्रकृति में एक साथ पाए जाते हैं तथा एक की कमी होने पर अन्य सदस्यों की भी कमी देखी जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि इसमें से किसी एक सदस्य की अलग से कमी देखी जाए। ये विटामिन शरीर की चयापचय से संबंधित, मतलब मेटाबॉलिज्म से संबंधित क्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। जैसे कि विटामिन बी 1 हुआ, विटामिन बी 2 है, विटामिन बी 3 है, ये सब कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। आरबीसीज के लिए ज़रूरत होते हैं, और जो बॉडी की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। और विटामिन सी की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि विटामिन बी 1 किस नाम से जाना जाता है? तो थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी 2 किस नाम से जाना जाता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 3 नियासिन। विटामिन बी 5 पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 7 बायोटीन। विटामिन बी 9 फोलेट एंड विटामिन बी 12 कोबाल अमीन। ये सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स हैं जो समूह में बनाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके बाद ये सी भी पढ़ेंगे, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, उसके बारे में भी हम डीपली देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों विटामिन बी 1 की, थायमिन। थायमिन, जिसे विटामिन बी 1 के नाम से भी जाना जाता है, बहुत आवश्यक पोषक तत्व है और ये शरीर में जमा नहीं होते, तो इन्हें नियमित रूप से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हें एंटी न्यूरोटिक फैक्टर या एंटी बेरीबेरी के नाम से भी जाना जाता है। एंटी बेरीबेरी क्यों? क्योंकि इसकी कमी से बेरीबेरी रोग होता है। अगर इसकी कमी नहीं होगी तो ये जो बेरीबेरी को रोकेगा, होने से रोकेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एंटी बेरीबेरी विटामिन कहा जाता है। ये एक रंगहीन रवेदार पदार्थ है जो कि वाटर में और अल्कोहल में आंशिक रूप से घुलनशील है, और ये क्षारीय माध्यम में नष्ट हो जाता है। इसमें एक जो पिरिमिडीन रिंग है तथा एक थायोजोल की रिंग भी पाई जाती है। शरीर का 80% थायमीन पायरोफॉस्फेट के रूप में मिलता है। शेष थायमीन ट्राइफॉस्फेट, थायमीन मोनोफॉस्फेट व थायमीन के रूप में रहता है। तो जो थायमीन है वो सबसे ज़्यादा कौन सा काम है इसका? कोएंजाइम के रूप में काम करता है। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़कर थायमीन पायरोफॉस्फेट बनाता है, टीपीपी। जो आपने सुना भी होगा, जब हमने कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा था, उसमें जो मेटाबॉलिज्म था, उसमें जब एनर्जी रिलीज़ होती है, जब ग्लूकोज लेते हैं, तो एटीपी और एडीपी टूटते हैं जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, तो वही ये काम करता है। एटीपी थायरोफॉस्फेट ही रहता है। तो थायमीन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? एक तो कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, मतलब शरीर की कोशिकाओं के लिए ईंधन का मुख्य स्रोत है, और फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़कर थायमीन पायरोफॉस्फेट बनाता है, जो कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम के कोएंजाइम के रूप में काम करता है। इसके द्वारा पायरुविक एसिड का कार्बोक्सिलेशन होता है, और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में थायमीन बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के
से वसा के निर्माण में भी मदद करता है और ये स्नायुओं को स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक होता है। साथ ही जो तंत्रिकाएं होती हैं, नर्वस सिस्टम, उनमें जो संकेत होते हैं, संकेत के ट्रांसपोर्टेशन संचरण के लिए भी मदद करता है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए और उसमें समन्वय के में भी भूमिका निभाता है। हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मस्तिष्क के विकास के लिए भी थायमिन इम्पोर्टेंट है। अब थायमिन जो है इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन काय में पाया जाता है? ये पाया जाता है साबुत अनाज में, फलियों में, नट्स में, बीजों में और मांस में, और विशेषकर सूअर के मांस में, मछली में, इन सब में विटामिन B1 पाया जाता है। और जर्मिनेटेड फूड जो होते हैं, जैसे कि जो अंकुरित अनाज हैं, अंकुरित दालें हैं, अंकुरित गेहूँ में और यीस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये। तो ये हमें अपने भोजन में लेना चाहिए। ये है थायमीन। अब थायमीन की कमी से कुछ लक्षण होते हैं जो दिखते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे कि बेरी जिसे इसे एंटी बेरी विटामिन भी कहा जाता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बेरी रोग दिखेगा और ये एक बहुत गंभीर बीमारी है। इसके लक्षणों में कमज़ोरी, थकान, भूख न लगना, वज़न कम होना, मांसपेशियों में दर्द, तंत्रिका समस्याएं जैसे कि झुनझुनी आना, सुन्न होना, चलने में कठिनाई और हृदय की समस्याएं ऐसी शामिल हैं। तो बेरी के भी दो प्रकार हैं। कौन कौन से होता है? एक तो इन्फेंटाइल बेरी होती है। इन्फेंटाइल बेरी में शिशुओं में देखी जाती है, जिसमें कि बेचैनी, नींद न आना, भूख में कमी आदि लक्षण देखे जाते हैं। धीरे धीरे रोग के बढ़ने पर सांस लेने में तकलीफ होना, धड़कन बढ़ जाना, ये सब देखा जाता है। फिर आता है वेट गीली बेरी जिसे लिखा है। ये हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करती है और सांस की तकलीफ, तीव्र हृदय गति, निचले पैरों में सूजन और कॉन्जेस्टिव दिल मतलब एडिमा देखने को मिलता है इसमें। जैसे कि भूख में कमी आ जाएगी, शरीर में सूजन आ जाएगी, पैरों में, और जो हृदय है, हार्ट है, उसका आकार बढ़ने लगेगा, धड़कन बढ़ने लगेगी और हृदयाघात भी हो सकता है। तो उसमें व्यक्ति की डेथ तक हो जाती है। सूखी में क्या होगा? सूखी बेरी में कि ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, तंत्रिका तंत्र को। तो इसमें है जैसे कि झुनझुनी आना, हाथों में पैरों में मांसपेशियों में कमज़ोरी, चलने में कठिनाई होना, ये पैरालिसिस होना, ये सब चीज़ें काहे में लगेगी? शुष्क बेरी जो कि है। तो क्या हो सकते हैं इसकी कमी के कारण? या तो खराब आहार है, या फिर खराब आहार का मतलब ये होता है कि उसमें थायमीन युक्त भोज्य पदार्थ ही नहीं है, या फिर अल्कोहल का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। शराब पीने से थायमीन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो ये कुछ इस चिकित्सीय जो स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि सर्जरी हुई है किसी की या क्रोहन रोग है, तो वो भी थायमीन के एब्जॉर्प्शन को घटा सकते हैं। कुछ दवाएं होती हैं जो कि इसके स्तर को, लेवल को कम कर सकते हैं। तो क्या उपचार होना चाहिए? या तो सप्लीमेंट दिए जाते हैं थायमीन के, और या फिर इंजेक्शन से दिए जाते हैं। क्या रिक्वायरमेंट होती है थायमीन की? अभी ICMR 2024 में जो मॉडिफाइड हुआ है, तो वो है एज ग्रुप और फिज़िकल एक्टिविटी और विटामिन B1 18 ईयर्स से ज़्यादा। सिडेंट्री का मतलब जो हल्का काम करने वाले हैं, मॉडरेट मतलब मध्यम काम करने वाले, और हैवी मतलब जो भारी वर्क करने वाले, भारी कार्य करने वाले। तो जो हल्का काम करने वाले हैं सिडेंट्री, वो उनको 1.4, मॉडरेट को 1.8 और हैवी वर्कर को 2.3 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। ऐसे ही एडल्ट वुमन को जो सिडेंट्री है उसको 1.4, मॉडरेट को 1.7, हैवी को 2.2 मिलीग्राम पर डे थायमीन की आवश्यकता होती है। प्रेग्नेंट वुमेन को 2.0 की, और लैक्टेटिंग मदर 0 to 12 मंथ ये है 2.1। लैक्टेटिंग मदर का मतलब धात्री स्त्री, जो दूध पिलाने वाली माता है। इन्फेंट को 0 से 6 मंथ के हैं, उनको 0.2 मिलीग्राम पर डे, 6 से 12 को 0.4 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है।
विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। इसी तरह से चिल्ड्रन हैं जो 1 से 3 ईयर, उनको 0.7, 4 to 6 0.9, 7 to 9 1.1। बॉयज़ जो है तो होते हैं, बॉयज़ होते हैं उनको 10 से 12 ईयर 1.5, 13 to 15 ईयर्स 1.9, 16 to 18 ईयर्स 2.2, और गर्ल्स को 10 to 12 ईयर्स 1.4, 13 to 15 ईयर्स 1.6 एंड 16 to 18 ईयर्स 1.7 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। तो ये थी हमारी थायमिन की मात्रा। अब हम आते हैं विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन कैसे होता है, विटामिन डी उसकी ज़रूरत कितनी होती है, उपचार। अब बात करते हैं साथियों विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, जो कि पानी में घुलनशील विटामिन है और जो शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी आवश्यक है, जैसे कि भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम, कोशिकाओं को नुकसान से बचाने का काम, और अन्य विटामिन के चयापचय में भी ये मदद करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नारंगी और पीले रंग का पदार्थ है। इसमें फ्लेविन रिंग राइबोज अल्कोहल के साथ जुड़ी रहती है। ये पानी में थायमिन की अपेक्षा कम घुलनशील है और अम्लीय व उदासीन माध्यम में ये ऊष्मा के प्रति अधिक स्थिर रहता है। क्षारीय माध्यम में गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ मैं आपको कि कैसा होता है और कैसे इसमें पानी में कितना घुलनशील होता है कितना नहीं, और क्षारीय माध्यम में अगर गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाता है। और प्रकाश में भी ये विटामिन अक्रियाशील होकर ल्यूमीफ्लेविन बना लेता है। ल्यूमीफ्लेविन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तथा ये अन्य बहुत से विटामिन को नष्ट करने की क्रिया के लिए एक उत्प्रेरक की तरह काम करती है। ठीक है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं या क्या लाभ हैं इसके। सबसे पहले तो ये कार्य है कि ये कोएंजाइम की तरह काम करती है। तो इससे जो बनने वाले कोएंजाइम हैं, दो कोएंजाइम हैं, एक तो है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, दूसरा है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। आपने FMN और FAD का नाम सुना होगा, जो आता है ज़्यादातर, वो उसमें ये राइबोफ्लेविन वर्क करता है। तो ये कोएंजाइम फ्लेवोप्रोटीन एंजाइम से संबद्ध रहते हैं तथा ये शरीर में बहुत सी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रियाओं को संपन्न करते हैं। ये ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोशिका के स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, त्वचा के लिए, बालों के लिए, नाखून के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और अन्य विटामिन के मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि विटामिन B6 और फॉलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी ये मदद करता है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, तो ये उसके रूप में भी काम करता है और जो कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से उनको बचाता है। अब ये कौन कौन से पदार्थों में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा दूध और दूध से डेयरी से बने पदार्थ, अंडे, मांस मछली, हरे पत्तेदार सब्जियां, फलियां, अनाज। विटामिन B2 की कमी से कई तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं। अगर आपने ये सारे साधन नहीं लिए, प्राप्ति के साधन, जैसे कि हमें रोज़ दूध लेना चाहिए, दूध नहीं ले पा रहे हैं तो हमें छाछ ले लेना चाहिए या दही लेना चाहिए। अंडे, मांस, मछली का सेवन अगर नहीं कर पा रहे हैं, इसमें तो अच्छे से पाया ही जाता है राइबोफ्लेविन, अगर नहीं खा रहे हैं तो हमें हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, फलियां खाना चाहिए, अनाज खाना चाहिए और अंकुरित अनाज ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जितने भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स है चावल में और अंकुरित अनाजों में बहुतायत से पाए जाते हैं, तो वो हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो अगर मान लीजिए नहीं लिया आपने ये सब, तो कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं। इसके लक्षण से होने वाले रोग होते हैं इसकी कमी से, एक तो होती है वृद्धि रुकने लगती है, दूसरा मुंह के छाले और होठ फटने लगते हैं, होठों के किनारे की त्वचा फटने लगती है, उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, तो जिसे हम कहते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। क्या कहते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं। होठ सूख जाते हैं और उन पर दरारें आ जाती हैं। इस लक्षण को हम कहते हैं चीलोसिस, जिसमें कि क्या हो जाता है,
इसमें क्या आ जाता है, होंठ सूख जाते हैं और दरारें आ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं चिलोसिस। जीभ एकदम चिकनी, मोटी, मैजेंटा रंग की हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोसिटिस। त्वचा खुरदुरी हो जाती है, नाक से लेकर कान तक के बीच के भाग की त्वचा शुष्क हो जाती है, सूख जाती है। तो उसको कहेंगे, त्वचा के इस परिवर्तन को हम बोलेंगे नेज़ोलेबियल सीबोरिया। क्या कहेंगे दोस्तों, जहाँ नाक की जो त्वचा है वो खुरदुरी शुष्क हो जाती है, कटने फटने लगती है, तो उसको बोलेंगे नेज़ोलेबियल सीबोरिया। आँखें भी प्रभावित होती हैं तथा आँखों में खुजली, जलन, पानी निकलना, धुंधला दिखाई देना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। कई बार वयस्क पुरुषों में इसकी कमी से अंडकोश में भी घाव देखे जाते हैं। तो ये इसकी कमी होती है, आँखों में जलन, धुंधलापन, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, थकान, ये सब क्या है, राइबोफ्लेविन की कमी के कारण है। अब आते हैं इसकी रिक्वायरमेंट पर। रिक्वायरमेंट है इसकी, एडल्ट जो 18 ईयर्स से ऊपर हैं, सेडेंट्री के लिए 2.0 मिलीग्राम पर डे, मॉडरेट 2.5 मिलीग्राम पर डे, हैवी वर्कर 3.2। एडल्ट वूमन सेडेंट्री मतलब हल्का काम करने वाले को 1.9 मिलीग्राम पर डे, मॉडरेट यानी मध्यम काम करने वाले महिलाओं को 2.4, हैवी वर्कर्स को 3.1, प्रेग्नेंट वूमन 2.7, लैक्टेटिंग 0 से 6 मंथ तक 3.0, 7 to 12 मंथ 2.9, इन्फेंट 0 से 6 को 0.4, 6 to 12 0.6। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। और जो चिल्ड्रन हैं उनको 1 से 3 ईयर्स 1.1, 4 to 6 ईयर्स 1.3, 7 to 9 ईयर्स 1.6, बॉयज़ 10 to 12 ईयर्स 2.1, 13 to 15 ईयर्स 2.7, 16 to 18 ईयर्स 3.1, 10 to 12 ईयर्स 1.9, 13 to 15 ईयर्स 2.1, 16 to 18 ईयर्स 2.3। ये इसकी। तो दोस्तों मैंने आज आपको थायमीन और राइबोफ्लोविन के बारे में बताया। अगर मैं इससे ज़्यादा और विटामिन्स बताऊंगी तो वो आपको एक साथ इतने सारे नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि सभी के रासायनिक नाम हैं, सभी के कुछ कार्य हैं, सभी की कमी से रोग भी होते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको नियासिन के बारे में, पेंटाथेनिक एसिड के बारे में ज़रूर बताऊंगी। और वीडियो लंबी भी काफ़ी हो जाती है तो कोई सुनेगा नहीं, इसलिए छोटी वीडियो में आपको एक एक करके टॉपिक्स बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई भी कमेंट, कोई भी मतलब क्वेरी हो या फिर कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।